पहल के जरिए अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत देर से हमारे ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है। और यस, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर हो गया है। जो इंटरिम बेल थी वो ग्रांट कर दी गई है ड्राइवर और कैमरामैन को एट द सेटिस्फैक्शन टू द ट्रायल कोर्ट। तो कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति में पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। देश से मिलवाने जा रहे हैं भावना को, जो कि बीते 4-5 दिन से हर मां, हर बहन, हर बेटी की जुबान पर भावना का नाम है। हर घर में भावना की चर्चा है और देश भावना के साथ खड़ा रहा है। भावना, आपका बहुत स्वागत है। और आपने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत मजबूती से आप इस लड़ाई को लड़ी हैं। आप इस देश की हर महिला की आवाज रही हैं, हर नागरिक की आवाज रही हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा ये 4-5 दिन। मैं सबसे पहले देशवासियों को, हर एक जन को जिन्होंने इस सबसे जिंदगी के सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं हाथ जोड़कर उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ। चाहे वो कहीं पर हो, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, इस वक्त मुझे सुन रहे हो, जो आगे बढ़कर मेरे लिए आए और उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल, और मैंने तो कभी सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं जेल के अंदर जाऊंगी। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल था कि मेरे साथ 2 और लोग थे। एक रिपोर्टर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने टीम मेंबर्स को साथ लेकर चले, और मैं भी लेकर चल रही थी। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि उनके जो बेटे थे उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन मैक्स अस्पताल में चल रहा था। और हम लुधियाना पहुंचे, हमें काम करके वापस आना था। हम निकल रहे थे, घर को लौट रहे थे, बहुत खुश थे कि अब रात में घर पहुंचेंगे, खाएंगे, सोएंगे, संडे का दिन होगा। हमारी प्लानिंग अलग चल रही थी, सब अपने फैमिली से बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ये पूरी जब घटना होती है, और ये मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे किस तरह से मेरे मासूमियत का फायदा उठाया गया और मुझसे बोला गया कि आप बस चलिए, आपसे बैठ के हम थोड़ा बात करेंगे, आप पत्रकार हैं, आप आई हुई हैं बाहर से, दूसरे स्टेट से, चलिए अगर बहस हो रही है तो सुलह करते हैं, स्टेशन में बैठ के सुलह करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए चलते हैं। भावना, आज आपसे शुरू से सुनना चाहूंगी कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कितने बजे लुधियाना पहुंची, क्योंकि उस दिन एक हेल्थ के ऊपर एक पब्लिक फंक्शन था जहां दोनों मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी को होना था। हमें और हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से बताइए कि आपने दिन कैसे शुरू किया और कहां से लुधियाना पहुंचने के बाद क्या हुआ। सुबह 6 बजे नाविका जी हम दिल्ली से लुधियाना के लिए रवाना हुए। हमें पता था कि मोहल्ला क्लिनिक का इनॉग्रेशन होना है, कवरेज होगी, खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी होंगे। हम लगभग 12 बजे के करीब लुधियाना पहुंचे। मैंने अपने कुछ मित्रों से भी बात की इस दौरान फ़ोन पर। मैंने उनसे पूछा भी कि कार्यक्रम स्थल कहाँ पर है, क्या होगा। जो हमारे पास लोकेशन है हम वहाँ पहुँचे। हम करीब 12 बजे लुधियाना पहुंचे। हमने उस लोकेशन पे देखा कि वहां पे बहुत सिक्योरिटी थी, बहुत सारे बैरिगेटिंग भी लगे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री थे अलग अलग राज्यों के, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। हम वहां पहुंचे, हमने सोचा चलिए मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा है तो हम एक वॉक थ्रू, जो हम जनरली एक रिपोर्टर किसी स्पॉट पे पहुंचते हैं तो विजुअल्स दिखा के एक वॉक थ्रू कर देते हैं। तो जब मैं एंट्री कर रही थी तो वहां पर एक लिस्ट लिए हुए एक आदमी खड़े थे। उन्होंने बोला कि आपका नाम और ना ही आपके चैनल का नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपने कैमरा पर्सन से बोला कि चलिए बैरिगेटिंग से ही एक वॉक थ्रू कर देते हैं और बता भी देते हैं कि हमें परमिशन नहीं है, क्योंकि टाइम्स नाउ को परमिशन क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए नाविका जी।
कि हम बैन हैं क्योंकि हमने शीश महल, ऑपरेशन शीश महल दिखाने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हमें बैन किया हुआ है। जब हम पंजाब पहुंचे तो हमें इस बात की जानकारी मिल गई कि वहां पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, तो रिपोर्टर्स आर टोटली बैन फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क। तो फिर हमने एक वॉक थ्रू किया और हमें भूख लगी थी क्योंकि हम सुबह 6 बजे से ट्रैवल करके लुधियाना पहुंचे। जोर जबरदस्ती की अंदर जाने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो विजुअल्स में भी आप जब देखिए, मैंने द गुड पार्ट वाज दैट कि सब कुछ हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी दूसरे स्टेट पे हम जाते हैं तो एक रहता है कि ऑलरेडी हमने इतनी खबर दिखाई है तो पता नहीं आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिस तरह से हमें घेर रहे थे पिछले 2 दिनों के दौरान जंतर मंतर पे किस तरह की घटनाएं हुई, तो एक मन में एक ख्याल था। ऐसा नहीं है कि ख्याल नहीं था कि मैं जा रही हूं तो इस तरह की घटना नहीं, मतलब इतनी बुरी घटना तो नहीं सोची थी। मुझे लगा हो सकता है घेर के हम जंतर मंतर पे कुछ हुआ, कि हो सकता है कि माइक खींच ले, हो सकता है। दूसरा आपको ये भी लगा होगा कि एक महिला के साथ ये कर देंगे, शायद ये आपने नहीं सोचा। नहीं, मुझे ये डर लग रहा था कि कोई सामान खींच लिए तो मैं ऑफिस को क्या जवाब दूंगी कि इतने महंगे सामान होते हैं, हमारे लाखों के सामान होते हैं, तो मुझे इसका ख्याल था कि कुछ ऐसा ना हो। ये नहीं था, मुझे सुशांत जी 1% का अंदाजा नहीं था कि वहां पर मौजूद कोई भी पुलिसकर्मी क्या इस तरह की कोई प्लानिंग में होगा कि वो हमें किस तरह से ट्रैप करके वहां से लेकर जाएगा। मैं सोचती थी कि जो पुलिस होती है ना वो सपोर्ट करती है, मतलब खासतौर पे पत्रकारों को, क्योंकि मैंने दिल्ली में यही देखा है कि हम कभी कहीं फंस जाते हैं या किसी भी ऐसे स्टेट में, या यूपी की मैं खुद हूं, यूपी में हम रिपोर्टिंग करने के दौरान गए, मैं और भी स्टेट्स में गई हूं, तो मैं सोचती हूँ पुलिस हमेशा सुरक्षित करती है कि आप लोग थोड़ा, हाँ यहाँ पे घटना नहीं घटना बाद, चलिए उसके बाद आप खाना खाने जाने। मैं खाना खाई, वहीं पास में एक ढाबा था, कृष्णा ढाबा। मुझे याद है कि काफी सर्च के बाद हम ढूंढ रहे थे उस लोकेशन पे कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए खाने, लेकिन किसी ने बोला कि कृष्णा ढाबा वहां पर है। सामने 1-2 स्वीट्स के शॉप्स थे, तो हमने पूछा कि खाना कहाँ मिलेगा, दाल रोटी कहाँ अच्छी मिल जाएगी, तो उसने बोला पास में कृष्णा ढाबा है, मतलब बस कुछ दूरी पे, मतलब 10-15 कदम की दूरी पे कृष्णा ढाबा। हमने वहां खाना खाया, दाल रोटी सब्जी खाई। वहां पे बहुत सारे पुलिसकर्मी भी अंदर ढाबे में बैठ के खाना खा रहे थे। हमने खाना वाना खाया, आधा घंटे का वक्त लगा, 300-400 का बिल आया, हमने पे वे करके हम वहां से निकले। तो उस वक्त बज रहे थे 2 बज रहे थे, तो हमने सोचा 4 बजे का कार्यक्रम है तो चलिए 1 घंटा कहीं घूम के आते। हमने कोई होटल नहीं लिया था क्योंकि हमने कहीं चेक इन नहीं किया, हमें ये पता था कि हमें वापस लौटना है। लुधियाना से दिल्ली का सफर 6 घंटे का होता है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया था, मैंने और मृत्युंजय ने, कि हम काम करके लौट जाएंगे, हम रेस्ट करने के लिए होटल चेक इन नहीं करेंगे, हम रात बेरात घर पहुंच जाएंगे अपने। तो हमारा ये प्रिपेयर था कि 4-5 बजे कार्यक्रम खत्म, घर वापसी होनी ही तय थी। उसके बाद हम 2 बजे करीब मैंने बोला मृत्युंजय हम किसी मॉल में चलते हैं, आई जस्ट वांट टू गेट फ्रेशन अप, मुझे थोड़ा सा वॉशरूम नीड था और वहां पे कोई ऐसा पब्लिक वॉशरूम नहीं था, तो मैंने बोला किसी मॉल में चल के। तो हम निकले वहां से एक मॉल को लोकेट करते हुए, तो मॉल काफी दूर था, रास्ते में कुछ सड़क बनने की वजह से वहां बहुत ट्रैफिक जैम था। तो वो 3 बजने लगा और मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी कि ऐसा ना हो कि हम फंस जाए और 4 बजे कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, ऐसा ना हो कि हम वो कवर ना कर पाए और अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब निकल जाए और मैं अगर जा रही हूँ कार्यक्रम में तो कुछ फुटेज ना बना पाऊं, तो मेरे ऊपर सवाल उठेगा पत्रकार के तौर पे कि आप समय पे वहां पर क्यों नहीं मौजूद थी। तो मैंने बोला ड्राइवर साहब को कि आप गाड़ी चलाइए। फिर हम 3:30 बजे के करीब वहां पहुंचते हैं। जो सिक्योरिटी मैंने 12 बजे देखी थी उसकी जस्ट डबल सिक्योरिटी उस वक्त उस स्पॉट पे पहुंचती है, मतलब इतनी पुलिस, पंजाब पुलिस, बड़े बड़े अफसर मुझे नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। उसके बाद क्या हुआ कि 3:30 से 4 बजे हम वहां मौजूद थे, चाय की दुकान पे बैठे रहे, पानी पीते रहे। मेरे साथ मेरे एक कलीग भी थे जो चंडीगढ़ से आए हुए थे, मनोज, उनके कैमरा पर्सन थे। अच्छा, एक घटना और हुई थी इस दौरान, जब मैंने बोला कि 3 बजे मैं मॉल ढूंढते ढूंढते नहीं मिला मुझे मॉल, तो मैं वापस आई, तो कार्यक्रम स्थल के कुछ देर पहले मुझे 15-20 पुलिस कर्मियों ने रोका, गाड़ी को रोका कार्यक्रम स्थल से कुछ देर पहले। उन्होंने बोला कि हमें एक इंफॉर्मेशन आई है कि यूपी की कोई गाड़ी लुधियाना में जो गलत तरीके से एंटर हुई है और ये गाड़ी यूपी के, वो फोटो खींचने लगे। तो मैं थोड़ा सा मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम है, गाड़ी से उतरी तो मैं घबरा गई। मैंने कैमरा पर्सन से बोला कि अच्छा एक काम करिए, आप उतरिए, मैं बैठती हूँ, आप बात करिए। तो वो उतरे, ड्राइवर उतरे, तो उन्होंने बोला नहीं हमें शक है इस गाड़ी पे, आप मूवमेंट नहीं करेंगे, हमारे कोई सीनियर ऑफिसर आएंगे, आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा पैनिक हुई, मैंने तुरंत मनोज को मिलाया फोन कि मनोज जी प्लीज आइए, यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये गाड़ी रोक ली गई है। तो मनोज दौड़ते हुए अपने
कैमरा पर्सन के साथ आए, उन्होंने बात की कि सर क्या हो गया, हम लोग तो ये मैडम आई हुई है दिल्ली से कवर करने के लिए कार्यक्रम और मैं भी आया हूं कवर करने के लिए कार्यक्रम। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें इस गाड़ी पे शक है थोड़ा सा, ये गाड़ी आई हुई है, हमें ट्रेस करना है कि ये क्या वही नंबर है जिस पे हम डाउट कर रहे हैं। उसके बाद कोई सीनियर ऑफिसर आता है, उनमें आपस में क्या बातचीत होती है मुझे नहीं पता। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, यू आर फ्री। तो मुझे लगा हो गया, मतलब डाउट होगा, मतलब हमने ये सारी चीजें होती रहती है। एक जर्नलिस्ट, हम रास्ते पे चलते हैं, कोई रोक देता है, पूछताछ, तो ये सब बहुत नॉर्मल था। मैंने कहा चलो ये पूछ रहे होंगे, कुछ होगा, खत्म, मैटर खत्म। उसके बाद 4 बजने जा रहा था, तो हमारे दिमाग में ये था कि अब कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, चलो चलते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो मेरे गाड़ी वाले ने बोला कि मैडम आप पैदल चले जाओ, मैं गाड़ी यहीं पार्क करके रखता हूं क्योंकि अब आगे कहीं पार्किंग होगी नहीं और भीड़ बहुत ज्यादा। मैंने बोला ठीक है। वैसे मेरे मन में ये ख्याल है कि चलो पुलिस है, गाड़ी कौन हटाएगा, सिक्योरिटी है, क्योंकि हम अक्सर ऐसी जगह ढूंढते हैं पार्किंग स्पेस जो सिक्योर हो, कोई गाड़ी ना उठा ले या कुछ ऐसा। तो मैंने बोला आप एक काम करो, पुलिस भी है, आप गाड़ी यहीं रखो, आप रुको, मैं कार्यक्रम कवर करके आऊंगी और हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। 4 बजने को आ गया। मैंने बोला अपने कैमरा पर्सन मृत्युंजय से कि आप एक काम करिए कि आप लाइव वो कर दीजिए, लाइव रिकॉर्डर, और ऑफिस को बोल दीजिए कि लाइव रिकॉर्ड करेंगे, हम कुछ बाद में नहीं भेजेंगे। बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा काम के प्रति ऐसी होती है कि मैं कोई काम रिकॉर्ड करके बाद में नहीं भेजती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप स्पॉट से, क्योंकि स्थिति ऐसी 2-4 दिन से चल रही थी ना कि मेरे दिमाग में कि चैनल के पास ईच एंड एवरी इन्फो होनी चाहिए रिकॉर्ड, क्योंकि अगर हम बाद में भेजते तो वो चीजें कुछ भी हो सकता था, जैसे माइक छीन लिया, कैमरा छीन लिया, कोई आपको प्रेशर कर सकता है कि फीड डिलीट करो, ये करो, लाइव चला गया तो वो आपके ऑफिस के पास पहुंच गया। काफिला अंदर जाने के बाद अचानक से वहां पे माहौल बिगड़ने लगता है। मुझे कहा जाता है आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, पीछे। मैंने बोला सर मैं तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकती, मैं तो बहुत दूर हूं, मैं तो सर आपके काम में भी दखल नहीं दे रही हूँ, मैं सर अभी बस 10 मिनट में यहाँ से चली जाऊंगी, सीएम जैसे ही यहाँ से निकलते हैं मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा यहाँ पे। तो बोले नहीं आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। तब तक मनोज मेरे हाथ को पकड़ के कहते हैं अब भावना यहाँ से निकलना बेटर होगा। मुझे असाइनमेंट की तरफ से भी एक मैसेज आ जाता है ऑफिस के कि मूव बैक। शायद उनको ये खबर मिल गई थी कि कुछ होने वाला है या हो सकता है ऐसा हो जाए। मैं और मनोज साथ में वॉक करते हुए निकलते हैं तेजी के साथ। वहां पे एक पेट्रोल पंप आता है, मैं वहां पहुंचती हूँ। जैसे मेरी हल्की सी नजर ऐसे पीछे पड़ती है, मैं देखती हूँ एक बहुत बड़ा फोर्स, महिलाओं का बहुत बड़ा फोर्स मेरे पीछे आ रहा होता है। मैं अपने फोन से कुछ फोटोज क्लिक करती हूँ और हम किनारे एक शीशे की दुकान पे हम खड़े हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ मनोज को कि जल्दी अपने विजय को बुला लीजिए, या कुछ अलग कर रहे हैं, ये हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कभी कोई पुलिस किसी जर्नलिस्ट के पीछे इतनी तेजी से नहीं आता है एज दे आर फॉलोइंग मी एंड व्हाई दे आर फॉलोइंग मी। उस टाइम मुझे थोड़ी सी कहते ना एक मेरे को चिंता हो रही थी, मैं परेशान होने लगी। मैंने बोला जल्दी बोलो कैमरामैन को वापस आए और गाड़ी वाले को फोन करे। मैं गाड़ी जहां खड़ा करके जाती हूँ वहां पे गाड़ी मौजूद नहीं होती है। एक मुझे टेंशन वहां बढ़ गई कि गाड़ी क्यों नहीं है। फिर कैमरा पर्सन फोन करते परमिंदर को जो मेरे ड्राइवर थे कि भाई कहाँ हो। उसने बोला कि गाड़ी हटवा दी गई है साहब, हम आ रहे हैं, मोड़ के काम करिए, आप आगे आ जाइए। हम बोले हम आगे नहीं आ सकते, आप प्लीज गाड़ी लेके आइए, हमें मूव करना है, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। वो गाड़ी लेके आते हैं, दूर दूर तक हर चौराहे पे जहां मैं इधर उधर जहां नजर मेरी बढ़ी है, पुलिस पता नहीं अचानक से क्यों कार्यक्रम स्थल से ज्यादा सिक्योरिटी उस रोड पे क्यों बढ़ी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं गाड़ी पे खड़ी थी, मेरे कुछ दुकानदार थे बहुत सारे, वहां पे स्ट्रिंगर भी मौजूद थे, कुछ पत्रकार मौजूद थे, उनको अचानक से हटाया जाता, आप हटिए हटिए हटिए, आप हटिए, आप लोग हटिए। मैं गाड़ी में मनोज से गाड़ी के नीचे खड़े हुए मनोज से बात ही कर रही हूँ। मनोज बोल रहे हैं कि अब निकलना होगा हमें, और कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, अब निकलना होगा, भावना आप निकलिए। इसी बीच अचानक से पता नहीं क्या होता है, मनोज अपना सामान सेटल डाउन करते, क्योंकि इतना इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, कैमरा होता है, लाइव व्यू होता है, माइक होता है, जिसे हमें पैक करके संभाल के, तो वो पीछे खोल के सारी सामान जो गाड़ी के पीछे की जगह उसमें सेटल डाउन कर रहे थे। और अचानक से क्या होता है, मुझे यहां तक नहीं मैंने देखा कि कोई मतलब ऐसे कोई ई रिक्शा आता है पीछे से, गाड़ी हल्की फुल्की सी मूव हो रही थी, गाड़ी तो चल ही नहीं रही थी कि जिस तरह के रैश ड्राइविंग की बात करें, रैश ड्राइविंग मार्केट प्लेस में, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी जनता के बीच में आप रैश ड्राइविंग, वो भी एक मार्केट पे, आप कभी रैश ड्राइविंग कर नहीं सकते। और आप कह रहे हैं मनोज सामान रख रहे थे, तो चलती गाड़ी में तो नहीं रख रहे? मृत्युंजय सामान, मनोज वाज टॉकिंग टू मी, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, चलती गाड़ी में तो सामान नहीं रख रहे? बिल्कुल नहीं रख सकते। हम आपस में बात कर रहे थे कि मनोज क्या करना है, यहाँ से निकलते हैं और हम चंडीगढ़, क्या मतलब हम निकलने का हम चाह रहे थे कि हम निकले, क्योंकि सिक्योरिटी जब आगे पीछे थी तो हम बहुत मतलब हमको लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं मैम, क्योंकि मुझे पहले से ये जानकारी मिल गई थी कि कुछ एक्शन होने वाला है। ये किसने दी जानकारी? स्ट्रिंगर ने बोला था ये बात आके, स्ट्रिंगर साहब जो थे
कुछ स्ट्रिंगर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वहां पे 2-3-4 स्ट्रिंगर्स थे, रिपोर्टर्स भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। उन्होंने आके बोला कि यहाँ पर कुछ मैडम खड़ी हैं जो बड़े अफसर हैं, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर पंजाब के जितने रिपोर्टर्स हैं उनको बोलो यहाँ से तुरंत चले जाएं, वरना सबको उठा लेंगे, सबको। तो यहाँ पर सब लोग निकल जाएं। मतलब ये जानकारी सिर्फ उनको दी गई थी जो पंजाब के थे रिपोर्टर्स, कि यहाँ पे जगह खाली करो। मतलब आप लोगों को एक अंदेशा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये नहीं, ये कोई सोच नहीं पा सर, रहा। ये तो पता भी नहीं था कि वी आर गेटिंग अरेस्टेड। अब तो सही ड्रामा शुरू हुआ। वो गाड़ी आई, वो गाड़ी टकरा के, मतलब ये गाड़ी स्टार्ट होगी, बिकॉज वी वर अबाउट टू गो अवे, तो गाड़ी स्टार्ट होगी। इट वाज नॉट कि हम एकदम तेज जा रहे हैं और गाड़ी पीछे से। एक रैश ड्राइविंग क्या होती है कि तेज से जा रहे हैं और टकरा के मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई लहूलुहान वाली स्थिति, ऐसी कुछ स्थिति नहीं थी सर। वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे। आई वाज शाउटिंग इन द पुलिस स्टेशन कि मुझे प्लीज सीसीटीवी कैमरे फुटेज आप, जब अभी ये तो बहुत आगे की घटना है, गाड़ी से एक ई रिक्शा टकराती, मुझे तो पता भी नहीं है रिक्शे पे कौन बैठा है, कितने सवारी हैं, बहुत सारे रिक्शे जा रहे थे अगल बगल से। तो अचानक से मैं सुनती हूँ कि ड्राइवर और किसी औरतों में बहुत कुछ बात हो रही होती है। वो जो औरतें थी वो बहुत पंजाबी में बहुत तेज चिल्ला रही थी, इतनी तेज चिल्ला रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं अभी कैसे, मतलब अभी पूरा देश मुझे देख रहा है, मगर उस आवाज में चिल्लाऊं कि अरे क्या कर रही, मतलब वो पंजाबी में बोल रहे थे, इतनी उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला, मनोज ने बोला कि भावना कुछ प्लान है, भावना निकलो। मैंने मृत्युंजय को बोला, मृत्युंजय कैमरा टूटे चाहे फूटे, आप गाड़ी में बैठो। मृत्युंजय आके गाड़ी बैठते, परमिंदर को मैं बोलती आप जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी। आप इस दौरान गाड़ी में? मैं गाड़ी में खोल के मैं बैठ गई। मैंने मनोज को शीशा, मनोज ने मुझसे बोला भावना तुम चाहे तो यू कैन, मैं गाड़ी पीछे भेज रहा हूँ, आप उतर जाओ आप। मैंने बोला कि नहीं मैं इसी गाड़ी से निकलती हूँ, पता नहीं गाड़ी कितनी देर में आएगी, आप बोल रहे हो। तो मतलब वो पैनिक सिचुएशन होने लगी। अचानक से मैं देखती हूँ बहस, वो औरतें मतलब दे वर ट्राइंग टू प्रोवोक। ऐसा लग रहा था कि वो हमें प्रोवोक करें और हम उन्हें बोले कुछ कि भाई क्यों कर रहे हो यार, ये सब मत करो। मैंने यहाँ तक कि उन औरतों को बोला मैडम प्लीज चलिए आप ये सब मत करिए, हमें जाना है, निकलना है, कुछ नहीं हुआ था सर। वो मैं अगर ये दुपट्टा ऐसे ही एक सफेद दुपट्टा है, मान लीजिए सर ये सफेद दुपट्टा मैंने ऐसे हाथ में बांध लिया, मैंने बोला मेरा हाथ कुछ हो गया, ठीक है, मैं भी चाहूं तो मैं आई कैन ऑल्सो एक्टिंग कर लेंगे सब। अब औरतों ने ऐसा, देख रहा हूं आपको अभी भी वो याद कर, अभी तो आपने आगे स्थिति तो अब शुरुआत हो रही है सर। उस टाइम तक तो मैं पैनिक में थी कि मुझे मेरे दिमाग में बस ये था कि आई हैव टू लीव दिस प्लेस किसी भी कॉस्ट पे। मैं और मृत्युंजय बोल रहे थे निकलना है, हमें निकलना होगा। घबराहट होने लगी अचानक से। मैं अगर उसको याद भी करती हूँ ना, वो 4:30-5 बजे का वक्त था। जो भी वहां मौजूद कैमरा पर्सन थे, मैं अभी भी धन्यवाद करती हूँ उनका। वो स्ट्रिंगर जो वीडियो बना रहे थे, अगर वो वीडियो नहीं होता मेरे पास कुछ नहीं होता बताने को कि क्या हुआ। गाड़ी रुकी थी, गाड़ी टकराई, बहसबाजी हुई। अचानक से कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, एक किसी अफसर को मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। आपने देखा होगा वो बिना बैच वाला, वो बैठते हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ सर आप क्यों बैठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? ये बोले नहीं देखो, उन्होंने मुझसे बोला देखो कुछ नहीं करना है, ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, मुख्यमंत्री साहब अंदर है, तो यहाँ पर क्योस नहीं कर सकते। बल्कि हम सड़क बहुत कार्यक्रम स्थल से बहुत आगे आ गए थे। बोले यहाँ क्योस नहीं करते, आप एक काम करो थाना चलो, हम चाय पानी पियेंगे और बात करके सुलह करके आप निकल जाना। तो आई वॉज, मतलब मैंने बहुत इनोसेंटली ऐसे रिएक्ट किया जैसे हमारे पुलिस किसी भी अफसर, हम दिल्ली में हैं, हम रिपोर्टर्स हैं, हमारा उठना बैठना चाय पानी खबरों को लेकर, मुझे लगा ये बहुत नॉर्मल है। दे आर गिविंग मी रिस्पेक्ट। सॉरी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, ये सब घटनाक्रम जितना आप कह रही हैं कि आप पैनिक में आ गई, आपने कहा यहां से निकलना है और सारी चीजें, ऐसा लग रहा है 1-2 मिनट के अंदर हुआ। हाँ। आप जो आरोप आप पे लग रहा है कि आपने उनको जाति सूचक गालियां दी और कहा गाड़ी चढ़ा दो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, बात ही नहीं हुई मेरी किसी से। और मैं क्यों, अरे कितना भी गिरा हुआ इंसान होगा मैम, वो कभी ये बात नहीं कहेगा किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। कोई मर जाएगा तो मुझे डर नहीं अपनी जिंदगी का, और मैं किसी को गाली क्यों दूंगी? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको उनका नाम भी नहीं पता था? और वो ई रिक्शा है, वो कैसे लगी गाड़ी में? मैम वो पीछे से तेज स्पीड में आते हैं, वो तेज स्पीड में आए। गाड़ी तेज स्पीड में हो नहीं सकती। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि वो बहुत कंजस्टेड मार्केट था। तो आप खुद सोचिए, इनोवा कोई गाड़ी छोटी नहीं होती, बड़ी गाड़ी। अब रैश ड्राइविंग कैसे? गाड़ी तेज सिर्फ हाईवे पे चल सकती है, मार्केट प्लेस पे आप ई रिक्शा को तेज चला सकते हो, गाड़ी को नहीं सुशांत जी तेज चला सकते हो। ये अच्छा, एक और बात आपने मुझे कही थी, आपने कहा कि जब आप जा रहे थे वहां पे वॉक थ्रूज कर रहे थे, तो एक बोलेरो में से कुछ लोग, 2 बोलेरो थी।
दो बुलाए और थे उसमें से सिविल्स जो में। लोग निकले बड़े पर्सनालिटी वाले, वो सिक्योरिटी के लोग हैं? क्योंकि एक आध ऐसे लोग दिख रहे थे मैम- वीडियो में, ब्लू टी शर्ट व्हाइट स्ट्राइप्स, ये सिक्योरिटी टाइप के लोग मैम थे देवा पुलिस, इन प्लेन क्लोथ्स? यस, क्योंकि उनकी पहचान मुझे, जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची शाम को, तो वो सारे चेहरे मुझे दिखने लगे। वो सारे जो सिविल्स में थे, लेडीज़ थी, और वो सारे वहाँ मौजूद थे पुलिस स्टेशन में। अगले दिन वो सारे यूनिफॉर्म में भी मुझे दिखे जब मुझे कोर्ट ले जाया गया। बहुत शॉकिंग हो रहा था मेरे लिए। उसके बाद गाड़ी में जब एसएचओ कांड यहाँ, मतलब ये पूरी सिचुएशन, एसएचओ साहब बैठे तो उन्होंने बोला कि हम बस पूछताछ, और भी गाड़ी के शीशे नीचे थे तो अफसर साहब बोल रहे थे कि आप चलिए चलिए मैडम, कुछ नहीं, वो बातचीत होगा और हम सब, आप निकल जाना, कोई दिक्कत। मैंने बोला चलो ठीक है, चलो चलते हैं। वहां से आपकी गाड़ी निकली? गाड़ी मूव होती है। एसएचओ साहब से मैं कहती हूँ सर आप मेल हो और दिस इज नॉट गुड, और वीडियोस बन रहे हैं सर, आप गाड़ी से उतर जाइए, क्योंकि आप मुझे कहीं भी लेके जा रहे हो ना तो वो एक गलत इंपैक्ट डालेगा। मुझे नहीं पता था मैं अरेस्ट हूँ या कुछ भी। मैंने बोला कि सर आप मेरी गाड़ी में बैठ के मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आई वाज शाउटिंग। तो बोले, अब मैंने उनको ये बोला कि आप किसी फीमेल कांस्टेबल या किसी इंस्पेक्टर जो फीमेल हो उनको बैठाओ। तो वो खुद डर गए। ये जैसे मैंने ये बात बोली तो वो डर गए। हम आधे रास्ते गए उनके साथ, तो वो उतर के उन्होंने फोन ऑन किया किसी ऑफिसर को कि सर सर प्लीज 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 सर प्लीज किसी लेडी को भेजिए। लेडी आती है भागते हुए, फिर लेडी बैठती है और हम लुधियाना के थाने नंबर 3 पे पहुंचते हैं। वो भी मार्केट प्लेस में था बिल्कुल, हर जगह दुकानें थी कपड़ों की। तो वहाँ पे पुलिस, हम अंदर जाते हैं, अचानक से मुझे पहले कहा जाता मैडम आप गाड़ी में बैठिए, सिर्फ मृत्युंजय और ड्राइवर साहब अंदर आइए, हम बातचीत करते हैं। फिर 5 मिनट बाद मैं गाड़ी में बैठी, मुझे लगा कि 5-10 मिनट में बातचीत हो जाएगी, सुलह हो जाएगा, फिर मैं अपने वापस घर जाऊंगी। 10 मिनट बाद मुझे अंदर से कोई आता है बुलाने के लिए, मैडम आप भी अंदर चलिए। मैंने बोला ठीक है। मैं देखती हूँ कि पीछे जो बड़े बड़े पुलिस स्टेशन के गेट्स होते हैं ना, वो बंद होने लगते हैं ऐसे, पता नहीं क्यों अचानक से वो ताला वाला लगने लगता है, वो अचानक से भीड़ दिखने लगती है। वो दोनों लेडीज भी आई थी जो दे वर सेइंग कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, नॉर्मल अपना आई थी। मैम जो दर्द में होता है वो इतना नॉर्मल भी नहीं होता है। और अगर दर्द में था तो पहले हॉस्पिटल जाता है, वो पहले थाने आ गया। थाने आ गया, सुलह करने थाने आ गया। ठीक है। उनको सुलह करना था। हम अंदर गए, रूम था, ऑफिसर साहब बैठे थे, बोले चाय खा पीजिए, बिस्किट खाइए। मैंने बोला नहीं नहीं सर पानी पिला दीजिए। माय फोन वाज टोटली डिस्चार्ज। तो मैंने बोला सर मैं चार्ज कर लूँ क्या अपना फोन? उन्होंने हाँ कर लीजिए कर लीजिए। मैंने उन्होंने चाय बिस्किट सर्व की, तो शायद मैंने चाय बिस्किट नहीं लिया था। फिर उन्होंने मेरे लिए कुछ समोसे मंगवाए, चाट मंगवाए, बोला कि सबने खाया। वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे, कुछ महिला पुलिसकर्मी, सबने खाया। हमने सोचा ये जेस्चर होता है, क्योंकि हम एक पत्रकार है, हो सकता है अब हम आए हैं तो चाय पानी नाश्ता कराया जा रहा है। हमने कर लिया। मैं बोला ठीक है सर। 1 घंटा बीतने लगा। बातचीत के दौरान बहुत सारे चैनल्स के लोग मिलने आए कि क्यों बैठा है। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन खाली होने लगा, सिर्फ पुलिस, लेडीज पुलिस सब बढ़ने लगे अचानक से। हमने बोला सर अब हो गया सर, हम जाएं सर, हम जाएं, हो गया हमारा, हम जाएं सर। बार बार मेरी यही लफ्ज थे। मृत्युंजय बहुत परेशान होते। तब तक हमारे पास मेरा फोन था, ऐसा नहीं कि ये सब होते होते कितना बज गया होगा? शाम होने लगी थी, 6 साढ़े 6। हाँ अंधेरा 6:30 होने लगा। तो बार बार मैं पूछ रही हूँ सर हम जाएं सर, हमें दिल्ली पहुंचने में वक्त लगेगा 6 घंटे के, सर हम जाएं, मैं लड़की हूँ सर, लेट हो रहा है सर, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं मेरा, मैं जाऊं? मम्मी पापा नहीं, सॉरी मेरा भाई वेट कर रहा है। मम्मी पापा तो मेरे गोरखपुर रहते हैं, भाई वेट कर रहा होगा सर, मैं जाऊं? क्योंकि 6 घंटे लगेंगे और वी आर गोइंग टू ट्रैवल, हम रात में ट्रैवल करके घर जाएंगे, वी आर नॉट स्टेइंग हियर। तो बोले नहीं रुकिए रुकिए, बस सीएम साहब का कार्यक्रम खत्म हो जाए तो आप चले जाना। सीएम साहब का कार्यक्रम खत्म हो जाए? मुझे हाँ बोला गया कि सीएम साहब एक बार जलंधर मूव कर लेना, क्योंकि हमारे जो और भी बड़े अफसर है ना, उन्होंने बोला है कि उनको बैठा के रखो, और जैसे ही वो जलंधर लुधियाना बॉर्डर क्रॉस कर जलंधर सिटी में एंटर कर ले, फिर आप जा सकते हो दिल्ली। मैंने कहा चलो अब इतना बोल रहे हैं तो ट्रस्ट होने अच्छा, लगे। तब तक वो 2 महिलाएं कहाँ थी जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ? वो भी वहीं थी? तुम्हें सीएम से मतलब तुमसे सीएम को इतना सिक्योरिटी थ्रेट क्यों था? और कोई तुम्हें कोई फोन वोन आ रहे थे उस वक्त? नहीं या ऑफिसर्स को कोई मैंने फोन आ कुछ रहे थे? कॉल्स किए थे अपने मित्रों को और ये बताने की कोशिश की थी जो पंजाब में थे ऑलरेडी रिपोर्टर्स। मैंने बोला कि पता नहीं यार क्या हो गया, मुझे यहाँ बैठा के रखा हुआ है। तो मुझे किसी ने बोला कि हाँ जानकारी मिली है, कोई बात नहीं, चाय पानी पिला के आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या हुआ नाविका जी, मुझे जो सुन के लग रहा है कि जब ये चाय पानी नाश्ता चला तो इनको ये दिमाग में नहीं आया कि ये अरेस्ट करने जा रहे हैं। Yes. इनको लगा होगा कि चीजें, इनके डिफेंसेस लो किए गए कि सब कुछ सामान्य है, हाँ। आप पैनिक ना क्रिएट करें तब तक जब तक बहुत रात ना हो जाए, शायद कोई लीगल उस वक्त ऑप्शन ना रहे। और दर्शकों को ये याद रहना चाहिए, जो भावना बता रही है कि शाम हो चुकी थी, 6 साढ़े 6 हो चुके थे,
किसी भी महिला को अगर आप थाने में बैठा कर रख रहे हैं तो नियम है कि आप अंधेरा होने के बाद ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये चीज बोली क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे होते हैं और इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है, नियम कानून। मैंने उनको बोला सर अंधेरा होने जा रहा है, आप ऐसे बैठा नहीं सकते, इट्स इलीगल। बार बार मैं कह रही हूँ इट्स इलीगल, आप मुझे जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बोले नहीं। मैंने ये भी बोला कि सर अगर आपको इतना डाउट है सर तो आप एक काम करिए, आप एक फोर्स मेरे साथ भेज दीजिए और जैसे हम हरियाणा बॉर्डर में एंटर करेंगे आप वापस, हम तो दिल्ली जाएंगे सर। ये अगर इतना डाउट है तो हमारी फ्लाइट करा दीजिए, अब घर चले जाए अपने। आपने क्यों नहीं, इतना डाउट क्या है? कोई टेररिस्ट थोड़ी बैठे थे कि छोड़ देते और आज जाके सीएम के काफिले में। टेररिस्ट तो वहां रह सकते हैं 2-4 महीने। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अरेस्ट जैसे, तो एक बात बताओ, मुझे तो ये थॉट नहीं था कि ये अरेस्ट डिटेन ऐसे कुछ नहीं था। मुझे लगा ये सिर्फ नॉर्मल जैसे। अच्छा, वो जो 2 महिलाएं थी, मैम एक छोटा सा प्रश्न, वो जो 2 महिलाएं थी जिन्होंने कहा बहुत चोट लग गई, बहुत चोट लग गई, अचानक से गायब हो गई जिसका थी। मामला अभी तक कोर्ट में मामला ये चल रहा है कि भाई आपने उनको जाति सूचक गाली दे दी, एक्सीडेंट हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना। वो लोग उस दौरान वहां बैठी रही, उनका ये नहीं था कि एफआईआर लिखिए। मैं पुलिस स्टेशन में ऐसे टहल रही थी। हाँ, जैसे उस टाइम तक मुझे परमिशन था कि मतलब यार फ्री, थाना बंद था। मैंने अचानक से देखा वो लेडीज जो है वो वहां पे मौजूद पुलिस वालों से बड़े फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी, हंस हंस के, कंधे पे हाथ रखा हुआ था। मुझे एकदम से वो हुआ, एक टेंशन। मैंने जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, जो एक्सीडेंट में जिन्हें लग गई, जिन्हें आपने जाति सूचक, ये आरोप है। हाँ। वो पुलिस वालों के, मैम अगर जाति ऐसे कंधा रख के देवर, मुझे लगा कि ऐसे तो या तो दोस्त या बेटा या माँ का ही रिलेशन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत फ्रेंडली हो उन पुलिस वालों से। और ये वही पुलिस वाले थे जिनका बार बार आप फुटेज दिखा रहे थे। तो मैं एकदम शॉक हो गई, मेरे हाथ पैर और ठंडे होने लगे। मतलब 6:30 भी नहीं बज रहा होगा मैम, वो रोशनी हल्का सा जब वो डिम होने लगता लाइट, तो मैंने ऑफिस में फ़ोन किया। शायद वो लास्ट कॉल थी मेरे ऑफिस को, क्योंकि उसके बाद तो फ़ोन भी छीना जा रहा था, छीन लिया गया था। मैंने ऑफिस को बोला, मेरे असाइनमेंट हेड उत्कर्ष जी को मैंने बोला कि सर यहाँ पे मामला बहुत गड़बड़ है, हमें लग रहा है कुछ हो रहा है, ट्रैप हो चुके हैं, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वी आर इन डेंजर। आप प्लीज मनोज से बोलिए कि कुछ फुटेज जो है उनके कैमरे में वो निकलवाएं, हम कुछ गड़बड़ हो रहा है सर। तो वो बोले क्या गड़बड़ हो रहा है, मेरी बात कराओ। तो मैंने जैसे ही बात कराने की कोशिश, उन्होंने मुझसे बोला कि भावना एक काम करो, कुछ फुटेज जो है तुम अपने मोबाइल से, इफ यू आर हैविंग द फोन, प्लीज मेक सम फुटेज एंड वीडियोज एंड सेंड टू मी, मुझे भेज दो, ठीक है, मैं देखता हूँ। क्योंकि तुम्हें थाने बैठी हो, तब तक मुझे नहीं पता था मैं अरेस्टेड हूँ या डिटेन हूँ, कुछ नहीं। तो आई ट्राई टू मेक सम वीडियोज। मैंने मृत्युंजय को बोला कि आप चुपके से कुछ वीडियोज बनाइए। उसके बाद उनको ऐसे शक हुआ, उन्होंने सारे फोन छीन लिया हमारे हाथ से। इलीगल है, अगर किसी को पता चलेगा तो बहुत बवाल होगा कि आप किसी महिला को इतने गलत तरीके से रात में आप बैठा नहीं सकते किसी। और मैं बार बार बोली थी कोई मैं अरेस्ट थोड़ी ना हुई हूँ। अच्छा मैम, अब समझ में आ रहा है, जो हमें पता नहीं चल रहा था कि पुलिस कहां लेके चली गई इनको, और हम फोन करते थे, फोन नहीं उठ रहा था क्योंकि फोन ले लिया गया था और वो फोन उठा नहीं रहे थे जी। हमारे लिए बहुत उस वक्त मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि हम तुमसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे और कुछ पता नहीं चला था। तुम्हारे पास कोई मैसेज आ रहा था हमारे लिए? मैम फोन अगर मान लीजिए थोड़ा दूर पे रखा है, फोन बज रहा था, तो फोन बज रहा तो मैं बार बार कहती देखो ना किसका फोन है, मेरे ऑफिस का फोन है क्या, एक बार बोल दो ना यार कि मैं यहाँ पे फंसी हूँ। मैं बार बार सोच रही थी कि मेरे ऑफिस में किसी को जानकारी नहीं होगी तो वो मुझे कैसे निकालेंगे। हो सकता मुझे बार बार लग रहा था कहीं ऑफिस वाले ये सोच रहे होंगे कि ये भावना तो लौट रही होगी, क्या दिक्कत है। मैं बार बार कहती देखो ना प्लीज, मैं बार बार ये जिक्र कर रही थी कि किसी का भी फोन उठा के बोल दो, एक बार जानकारी दे दो, इन्फॉर्म कर दो। उत्कर्ष से भी आपकी लास्ट बात जो हुई उसमें आपने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बाद आप वहां से निकल पाई या नहीं निकल पाई ये किसी को पता नहीं था। तो इसलिए हमें भी पता नहीं चल रहा था कि आप कहां चली गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, रात अंधेरा होते गया, घबराहट बढ़ती गई। 8 में समय घड़ी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो मैं पूछी कितना, 7, सवा 7, 7:30, 8 बजा, 9 बजा। 9 बजे अचानक से बोला गया कि आप दूसरे रूम में चलिए। तो वो भी दूसरा रूम में बैठे, तो वहाँ पे वहाँ पे मैंने सीसीटीवी कैमरे थे, अब चल रहे थे नहीं चलते जानकारी में बैठी। मृत्युंजय, एक बेड था जिसपे गद्दे वद्दे थे, उस पर मृत्युंजय बैठा और ड्राइवर साहब बैठे। उसमें 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो कुछ लिख रहे थे, कुछ पेपर्स चेक कर रहे थे, कुछ एंट्रीज कर रहे थे। वहाँ पे कुछ मेल पुलिसकर्मी कि फीमेल? नहीं मेल। मेरे साथ एक लेडी मौजूद रहती थी, एक लेडी थी, सिविल्स में ही थे, तो वो बार बार मेरे साथ ही बैठे। मुझे मतलब मैं हिल डुल नहीं सकती थी, मैं बार बार पानी अवेलेबल कराया जा रहा था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था।
तो मैं बार बार बोल रही थी यार 9 बज गए, कुछ तुम लोग क्यों बैठाए हुए हो यार, मुझे घर जाना, मुझे लेट हो रही है, मुझे घर जाना, मैं बार बार कह रही हूँ मुझे घर जाना है। और ये इलीगल, आप किसी को भी इस तरह से बांध के नहीं रख सकते, बांध के नहीं रख सकते। मुझे बांध के, मैं बार बार कह रही हूँ सर ये इलीगल है, मुझे साहब से बात कराओ। मैं बोल रही हूँ मैं कि साहब से बात करो, मुझे निकालो। अचानक से लोग आते हैं, बोलते हैं अपनी इन्फो दीजिए, जानकारी दीजिए, नाम क्या है, पापा का नाम क्या है। मैंने बोला मैं पापा का नाम क्यों दूं, मैंने ऐसे ही बोला मैं पापा का नाम क्यों दूं, मैंने कुछ क्या, क्यों पापा का नाम लेना, आप मेरा नाम लो, मेरे चैनल का वो है ना, मैं चैनल से आया हूं, उसका एड्रेस लिखो, मैं क्यों अपना एड्रेस दूं। उसके थोड़ी देर बाद ये सब चलता रहता, मैं परेशान रहती हूँ, मैं पैनिक रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि पुलिस स्टेशन में दारू की बोतल रखी हुई है। मैं कहती हूँ मैं अपने मन में सोचती हूँ मृत्युंजय और मैं सिर्फ आई कांटेक्ट कर रहे थे, हमें आपस में बात नहीं करने दिया जा रहा था। लगातार ड्राइवर साहब रो रहे थे, पर ड्राइवर साहब मतलब इतना रो रहे थे कि मैं उनको देख के घबरा रही थी कि भगवान इनको कुछ हो गया तो मैं ऑफिस में क्या जवाब दूंगी। बार बार मृत्युंजय कहते मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है मैक्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का, प्लीज बात करा दिया जाए, बात करा दिया जाए। वो मतलब उसने अपने आंसू कंट्रोल तब तक किए हुए थे। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नए नए चेहरे आते हैं अफसर्स के, सिविल में, ड्रेस में, मतलब सब में आते हैं, पूछते हैं अपना एड्रेस दीजिए। मेरे चाचा, मौसी, बुआ, फूफा सबके नाम, एड्रेस, ननिहाल का एड्रेस, दादा कहाँ पैदा हुए, सब बताइए, भाई क्या नौकरी करते हैं, क्या तनख्वाह है, कैसे क्या है। तो बता दिया, ठीक है, सब कुछ बता दिया। मुझे लगा ठीक है भाई आप ले लो जानकारी, सब पंजाबी में लिखा जा रहा था। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे बोल रहे थे कि आप ध्यान दीजिए, कुछ देखिए आप जो बोल रही है ज़रूरी नहीं है कि वही लिख लिया जाएगा, ध्यान दीजिए कहीं पंजाबी में कुछ और ही ना ले लिया जाए आपका। कौन कह रहा था ये? कुछ अच्छे लोग भी होते ना मैम इस गंदगी में। मैंने बोला ठीक है, ओके, मैंने दे दिया। उसके बाद एक साहब आते हैं, साहब मुझे बोलते हैं बाहर आइए, मृत्युंजय आप भी बाहर आइए, जिनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करी थी सर मुझे घर जाने दीजिए, सर अब मेरा लेट हो रहा है, सर रात हो गई है, सर अब अंधेरा हो रहा है, सर ये ठीक नहीं, इलीगल है सर, मैंने कुछ किया नहीं, आप लोग भी मुझे क्यों बैठाया हुआ है, मुझे ये भी नहीं अरेस्ट है, एडिटिंग कोई वर्ड ही नहीं था मेरे दिमाग में कि आई एम अरेस्टेड। उन्होंने बोला भावना मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुमने बहुत हिम्मत अब तक दिखाई है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं घर जाके क्या बोलूँगा उनसे नहीं पता, मैं अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी नहीं कर रहा हूँ ये भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है। मैं बोली सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, सर आप तो अच्छे हो ना, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर। मैं बोला सर ये सब वो क्यों बोल रहे हो, मुझे लगा क्यों इस तरह से, वाई इज गेटिंग सो इमोशनल, और ये टुवर्ड्स अस क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं, हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, इतने बड़े साहब क्यों बोल रहे हैं। बोले तुम्हें पता है तुमने जो खबर चलाई है ना, बात करो उसको हटाओ, ये सरकार है, सरकार, तुम कभी जीत नहीं पाओगी। तो मैंने बोला सर क्यों बोल रहे हो, मैंने बोला सर मैं घर कौन सी खबर, तुमने कौन सी खबर चलाई? मैम शीश महल। मैंने नाम लिया, उन्होंने कहा तुमसे? आपके चैनल पे आपने चलाई। मैंने बोला मैंने नहीं चलाई साहब, मैं बहुत छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मैंने नहीं चलाई। मैं बार बार कह रही हूँ सर मैं बहुत छोटी सी एम्प्लॉय हूँ सर, मैं सिर्फ यहाँ कवरेज के लिए आई थी, मुझे घर जाने दो सर, अब बहुत हो गया, रात के 9 बज रहे हैं सर, मुझे टाइम नहीं, मतलब वो उस रात थी, अंधेरी रात। मैंने बोला मार्केट में जो आवाजें आ रही थी ना, मतलब शोरगुल की, रिक्शा गाड़ी, बाजार की, वो बंद हो गई थी। मेरे अंदर ना एक घबराहट होने लगी कि सर मुझे घर जाने दो, शायद मेरे किसी को पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। तो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि बहुत प्रेशर है भावना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। मैंने बोला सर क्या, मैं कब जाऊंगी घर? तो उन्होंने बोला हो सकता है 4-5 दिन लग जाए। ये सुनते ही मेरी हिम्मत टूट गई, जो शायद मैंने जब मैं आई थी थाने 4:30-5 बजे से लेके 9 साढ़े 9, उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई। आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प कि मैं कैसे बताऊं घर वालों को, कैसे बताऊंगी ऑफिस को कि मैं कहाँ हूँ, मैं। मृत्युंजय वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैंने 4-5 दिन में कैसे बताऊंगी, मेरे को डर लगा था मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूं। मैंने बोला सर मैं खुदकुशी कर लूंगी, आप मुझे गोली मार दो सर, लेकिन मुझे मेरे घर पहुंचा दो प्लीज। आई वाज शाउटिंग कि मेरे साथ कुछ गलत मत करना सर प्लीज, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी होने वाली है। मैंने उनको बोला मेरी शादी होने वाली है, मत करो, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। बोले प्लीज कोऑपरेट करना भावना, प्लीज हिम्मत दिखाना भावना, हिम्मत। ये पुलिस वाला कह रहा है।
You have to be very strong भावना, तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं इतना स्ट्रांग किसी, मैंने बोला सर मुझे घर जाने दो प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ी, मुझे मृत्युंजय हाथ जोड़ा, ड्राइवर को कुछ पता नहीं था, अंदर बेचारा बैठा, मैंने मृत्युंजय वाज लाइक प्लीज सर घर जाने दो सर, मेरा बेटा, मेरी बात करा दो, उसका ऑपरेशन हुआ है ट्यूमर का सर, कुछ हो जाए, मुझे मेरी बीवी से तो बात करा दो सर, सर बात करा दो। ही वाज शाउटिंग सर फोन करा दो सर, किसी को फोन करा दो प्लीज, मेरे ऑफिस में तो बता दो सर, मैं फंस गई हूँ, कुछ करेंगे वो लोग, शायद मेरी हेल्प करेंगे, कुछ तो करेंगे। मैं अंदर चली गई रोते हुए। उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। पेपर्स आए, कुछ लोग आए, अचानक से पूछे कि आप कौन से कास्ट के हो। मृत्युंजय से पहला सवाल, मृत्युंजय बोला मैं तो सिंह हूँ, मतलब राजपूत हूँ। तो बोले नहीं किस कैटेगरी में आते हो, बोले जनरल। ड्राइवर साहब से पूछा गया, ड्राइवर साहब उत्तराखंड के थे, तो उन्होंने बोला कि मैं रावत हूँ, मैं भी मतलब जनरल में आता हूँ। फिर मुझसे पूछा गया, मैंने बोला मैं गुप्ता हूँ, मैं ओबीसी कास्ट। बोले नहीं गुप्ता मतलब जनरल। मैंने बोला सर मैं जनरल कैटेगरी की नहीं, आई एम फ्रॉम ओबीसी, और मैंने अभी कभी भी अपने कहीं भी मेंशन किया इट वाज ओनली ओबीसी। जनरल, तुम जनरल हो, क्योंकि उनको SC/ST एक्ट लगाना। मुझे तब तक नहीं पता था ये होने वाला है। मैंने बोला सर ऐसा नहीं। वो चले गए, कोई अफसर ही थे, सिविल्स में आए थे या कुछ कपड़े में भी आए थे, यूनिफॉर्म में, चले गए वो वापस। कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट के अंदर में इतने पूछताछ हुई, खूब लिखा गया कहाँ कैसे हो। कोई आ रहा था बार बार, पता नहीं फोन में भी कुछ ले रहे थे, अपना नाम बताइए, एज बताइए, एड्रेस बताइए, सब लिख के लेके जा रहे थे वो। हम कॉपरेट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमें जिस साहब ने बोला था कि आप प्लीज़ कॉपरेट करिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए जो हो रहा है आपके साथ। मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा कि आप पुलिस में आइए, आप पत्रकार बनिएगा। मेरी छोटी बेटी है, शायद मैं इसके बाद छुट्टी पे भी चला जाऊँ। ये भी बोला कि मैं तो नया आया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गलत करने वाला हूँ, मुझे तो कोई माफ़ नहीं कर पाएगा, मैं खुद नहीं कर पाऊँगा शायद। मुझे बहुत दया आ रही थी उनका दर्द देख के, अपने से ज़्यादा तो मुझे, और आई स्टार्टेड शाउटिंग, आई स्टार्टेड लाइक क्राइंग फॉर हेल्प। मैंने कॉपरेट किया। अचानक से मुझे किसी ने वहाँ पे हिंट दिया, जो मौजूद कुछ पुलिसकर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी, आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है। मैंने बोला SC/ST एक्ट? बोले कुछ बड़े सेक्शंस भी है। मैंने बोला, मैंने मृत्युंजय को इशारा किया, हमारे ऊपर FIR हो रहा है, केस हो रहा है। मैं आई वाज लाइक, मतलब मेरे अंदर से और घबराहट होने लगी। अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमें तो यहाँ पे चाय पानी के लिए बुलाया गया था, हमें तो बोला गया था कि आप घर चले जाना थोड़ी देर में, जब सर निकल जाएंगे CM साहब अपने चले जाना। हम लोग भी आई वाज ओके विद इट। रात हो गई थी तो घबराहट बढ़ गई थी, लग रहा था कि कुछ बुरा होगा, लेकिन ये होगा नहीं पता था। पेपर्स आए, बहुत सारे पेपर्स आए। ड्राइवर को पुश कर दिया गया, साइन कर दो इस पेपर पे। ड्राइवर्स ने साइन कर दिया, उनको लगा कुछ होगा, साइन कर दिया। मृत्युंजय साइन करिए। मैं पेपर सामने है, मुझे तो हिंट था कि SC/ST एक्ट लग चुका है। पेपर्स में सब पंजाबी में था, गुरमुखी में। हाँ। जो भी मुझे क्या पता मैम ये सब। मैंने बोला वही कि ये क्या है। उसमें सब्जेक्ट में जो सेक्शंस थे वो इंग्लिश में थे, तो मुझे दिख रहा था SC/ST एक्ट, सेक्शंस अलग अलग लगे थे। और उस वक्त तक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लंच किया था और उनके साथ एक समोसा और चाय खाया था। अब रात के 10 बजे तक आपकी जो बॉडी होती है, और आप जब परेशान हो, घबरा, सुबह 6 बजे की चली हुई, हाँ, तो आप थके हो, और मेरी आंखें ऐसे हो रही थी कि मुझे चक्कर आने लगा था। और आप जब यू स्टार्टेड क्राइंग, आपके सर में इतना हेडेक होने लगता है। तो मैंने बोला सर मैं इस पर साइन नहीं करूंगी, आप मुझे पिस्टल से मार दो, मैं साइन नहीं करूंगी। मैंने चिल्लाया उनके ऊपर, मैं साइन नहीं करूंगी। तो जो सीनियर ऑफिसर साहब थे, उन्होंने बोला कि कर दो। वाहे गुरु जी, देखो उनकी तस्वीर देखो और मुझे देखो, आप बोलो मैं अपने माँ बाप, अपने छोटे बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं कर रहा है, बेबस है, हम लाचार है, हम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ ये सब। मैंने बोला सर जो कर रहा है उसको बोलो ना करे सर, मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। मैं बहुत अभी यंग हूँ, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ सर। आप सोचो ना, किसी के ऊपर अगर FIR केसेस होंगे तो सर मेरा भविष्य क्या होगा सर। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं बाहर क्या जवाब दूंगी किसी को। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं कैसे अपने आप को प्रूफ करूंगी।
मन में बहुत ख्याल आ रहे थे कि कहीं किसी रूम में बंद करके कोई मेरे साथ कुछ कर ना दे, तो मैं बाहर क्या जाके बोलूँगी। मेरे दिमाग में भी था कि मैं तो बहुत हिम्मती हूँ, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मैं क्या मुँह लेके जाऊँगी, बता भी पाऊंगी कि मेरे साथ ये हुआ है, कोई ट्रस्ट कर लेगा? कोई नहीं। बहुत ख्याल, तो मैं एकदम मायूस हो गई। साइन कराने की जिद में आए थे, मैंने मना किया, मैं साइन नहीं करूंगी। पेपर्स छोड़ के गए और वहाँ पे मौजूद जो सिविल्स में पुलिस या कांस्टेबल या जो भी थी वो, उनको बोला कि मैडम को मनाओ कि साइन कर दे वरना दिक्कत होगी उनके लिए। उन्होंने बोला, उन्होंने समझाया साइन कर दीजिए भावना, प्लीज़ साइन कर दीजिए वरना आप निकल नहीं पाएंगी, ये तो समझ लीजिए आप। जब ये बोला आप निकल नहीं पाएंगी तो मैंने कहा जब अब मैं ट्रैप हो ही चुकी हूँ, जब मेरे साथ बुरे से बुरा कर ही रहे हैं, मैंने कहा चलो ठीक है साइन भी करते हैं। मैंने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी तो अब खत्म, मैंने सोच लिया था कि अब शायद पता नहीं क्या, एक कहते ना उस वक्त कई तरह के ख्याल आते हैं। हिम्मत जब टूट रही होती है, आत्मविश्वास जो कहते ना, इस तरह से जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा तो आप क्या कर सकते हैं। अब मैंने साइन, बहुत पेपर्स थे, मैंने सब पे आंख बंद करके साइन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे साथ और बुरा हो सकता है। उसके बाद एक आदमी और आता है, शायद वो अफसर ही था, उसने बोलते हैं कि FIR हो चुकी है, सिर्फ एक कॉल किया जा सकता है। तो मुझे लगा एक कॉल, मैंने बोला मेरी बॉस नाविका कुमार को फोन लगाइए, या उत्कर्ष सिंह को फोन लगाइए, या अमित कुमार को फोन लगाइए, मेरे ऑफिस के नंबर पे फोन लगाइए। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर अपने माँ बाप को फोन मिलाऊंगी तो वो हेल्पलेस होंगे। अगर वो रात का वक्त था, 10 बज रहे थे, तो मुझे लगा हो सकता है मम्मी पापा को कोई जानकारी ना हो कि उनकी बेटी, क्योंकि सुबह बात हुई थी, अक्सर एक बार ही बात हो पाती है, 2 बार, तो मैंने उनको बताया था लुधियाना कवरेज के लिए जा रही हूँ। तो मुझे लगा था हो सकता है कि सो गए होंगे, रात के 10 बज रहा। मैंने बोला अचानक से अगर ये खबर पता चली मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, हो सकता है कि वो डर जाए और ऐसा सुने कि अरे उनकी बेटी तो पुलिस स्टेशन में है, तो होता है ना। तो मैंने बोला नहीं पापा को फोन नहीं। मैंने बोला कि मैं अपने, मुझे लगता है ये 10:30 के बाद की बात होगी, क्योंकि मैं 10:30 लाइव था और हम आपके नहीं 10:30 बज चुके हैं। 10:30 मैं आपको फोन कर रहा था, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 9:35 पर फोन किया था, तो फोन की रिंग जा रही थी, मैं इसी स्टूडियो और में 10:15 के बाद आपका फोन स्विच ऑफ, उसके बाद स्विच ऑफ। फोन तो मेरे पास था नहीं ना, तो फोन तो दूसरे रूम में उन्होंने रख लिया था। अब ये नहीं पता था स्विच ऑफ करके रखा, ऑन करके, फोन लगातार बज रहा था। फोन आया था, मैंने देखा कि आप सभी के, बताती हूँ कोई मैसेज मिला था? नहीं मैम, बताती हूँ क्या हुआ। उसके बाद मैंने एक बहुत अफसर आए, थोड़े वो मुझे हेल्दी थे, थोड़ा मुझे डर लगा। कहते ना कि कभी कोई इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी आ जाए तो सामने वाला वैसे ही देख के डर जाए। उन्होंने बोला पापा मम्मी किसी को मिला लो। मैंने बोला सर पापा मम्मी को नहीं। बोले कि, मैंने बोला कि मैं अपने बाप को फोन नहीं लगाऊंगी, मेरी आवाज इतनी तेज थी, मैं नहीं मिलाऊंगी, मेरे बाप को हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ हो गया तो क्या मैं करूंगी यहाँ बैठ के। बोला कि चुप हो जा, नहीं तो बताता हूं मैं तुझे क्या करूंगा। अभी तू जानती है मैं पुलिस वाला अफसर हूं, सिविल्स में थे वो। बोला मैं अफसर हूं, तू मुझसे ऐसी बात करेगी। और जिस तरह से वो चिल्लाए थे, उसके बाद आई लॉस्ट। मैंने बोला सर जो कराना है करा लो सर, जो कराना आप करा लो, मुझे लगा कहीं मार ना दे मुझे। मैंने बोला सर आप गोली चलाने के लिए भी कहा गया है तो वो भी कर दो, मेरे साथ कर दो। फोन लाया गया मेरा, फोन ऐसे वो लोग खुद ही ऐसे देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत मिस कॉल्स पड़े थे, मैं सोच रही थी पापा, नाविका कुमार, सुशांत, रविकांत, अनुज, बस कितना लग रहा था कि कोई एक तो सुन लेता, कोई एक तो मेरी आवाज में फोन नहीं कर सकती, मेरी आवाज किसी को तो चली जाए। पापा को उन्होंने फोन किया, बोला ये लीजिए अपनी बेटी से बात करिए। मैंने बस बोला पापा शायद 10:30 खबर हिट हो गई होगी। पापा बोले तुम टीवी पर हो बेटा, हिम्मत मत हारना, जेल भी जाना पड़े। मुझे सुन के ऐसा लगा कि पापा को पता है कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। चलो भगवान थैंक यू, पापा को पता तो है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैंने बोला पापा मैं क्या करूँ, प्लीज पापा अमित सर को बोल दो ना कि नाविका मैम को बोले मुझे निकाल दे यहाँ से, मैं कहाँ आ गई प्लीज। पापा बोले कि बेटा तुम बहुत बहादुर हो, हिम्मत मत हारना बेटा, सिर्फ ठंडा पानी पीना और अपने हनुमान जी को याद करते रहना, बजरंग बली को। मैं बजरंग बली की भक्त हूँ। हम बोले ठीक है पापा, प्लीज एक न्यूज दे दीजिएगा अमित सर को कि मैं फंस गई पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस लौट के ना भी आऊँ तो कभी मुझे गलत मत समझना पापा। मैंने यही बोला कि पापा मैं वापस नहीं भी लौट के आ पाई तो ये मत समझना मैंने कोई गलती की है।
पापा ने बोला मैं भरोसा है, तुम जीतोगी, पूरा देश तुम्हारे साथ आ चुका है बाप बेटा। 10:30 बजे तक फोन ले लिया गया, बोला कि जितना तुम्हारी बेटी ने बोला है ना उसको फॉलो करो। फोन काट दिया। पता नहीं मृत्युंजय के परिवार से बात हुई थी कि नहीं, मैं उस वक्त तक मेरे को हालत मेरी और डाउन होती गई। कुछ रोटियां आई थी कागज में रैप होके, सब्जी थी, बोला गया इसको खा लो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, मुझे निकालो। मैं एकदम बेबस होने लगी। मुझे बोला निकालो, जेल से निकाल, यहाँ से स्टेशन से निकालो। बोला इसको खा लो। पुलिस ने बोला कि रात में आपको 1 बजे आपका मेडिकल होगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। ये सब इतना दांव पेच तो मुझे लॉ का पता भी नहीं था। मैंने बोला ठीक है। तबीयत खराब हो रही थी, बहुत अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने वो जो रोटी थी, मैंने रोटी सब्जी खा ली बड़ी मुश्किल से। ड्राइवर और कैमरा पर्सन ने भी थोड़ा सा खाया। हमने पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी, वॉशरूम बहुत आ रहा था, बार बार लेके जा रहे थे और 2-3 लोग साथ में जा रहे थे महिला। वहाँ के पुलिस स्टेशन में लाइट तक नहीं थी, मतलब पानी नहीं, लाइट नहीं, मैं यूज़ कर रही थी वैसे ही। और तुमने मुझे बताया कि जब वॉशरूम लेके गए तो दरवाजे बंद नहीं थे, खुला, आपको खुला रहना चाहिए, आप लॉक नहीं कर। क्या आप भाग जाएंगी क्या वहां से? आपको बोला गया आप खुले दरवाजा खुला रख के वॉशरूम जाएंगी? हाँ। जी, ये ह्यूमिलिएशन मैंने फिर भी लड़की किया। का। मैंने वॉशरूम किया दरवाजा खोल के। मुझे नहीं आई शर्म, क्योंकि मैं इतना प्रेशर में थी उस वक्त। प्रेशर, मेरे सर फट रहा था। मुझे लग रहा था कि पापा से बात हो गई, शायद अब तक कुछ हो जाएगा। मुझे लग रहा था कुछ हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगी। मैंने पापा को बताया कुछ तो हो ही जाएगा। डर लग रहा था। रात बीती गई। रात में 12 बजे और भी सीनियर ऑफिसर्स आए। शायद मुझे लगा ऑफिस की तरफ से और भी कुछ पार्टीज के लोग आए। कुछ मैडम्स थी, कुछ सर थे। मुझे बुलाया गया मिलने के लिए। मैंने उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ के कहा कि मुझे प्लीज़ यहाँ से निकलवाइए, सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कैमरा पर्सन निर्दोष है, मेरे ड्राइवर निर्दोष है, निकालवाइए। तो उन्होंने बोला अब तुम घबराना मत, कोऑपरेट करो, हम यहाँ से निकालेंगे, हमें पता है कि तुम लोग ने कुछ नहीं किया। द मैडम वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने कहा कि आप गिल्टी नहीं हो, आप जो भी होगा, हम जो गलत है वो गलत ही होगा, जो सही है वो सही होगा, आप एकदम घबराना मत, आप जाइए। मैं गई लुधियाना के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए। बार बार बहुत घबराहट में कहते हैं ना कि आपको बहुत वॉशरूम की नीड होती है। मैंने कुछ डेड बॉडीज देख ली थी ऐसे, तो अंदर से और भी डर। इस तरह की घटनाएं रात में 1-2 बजे हुए, किसी के साथ ना हो ईश्वर। मैं अभी भी कहती हूँ किसी लड़की के साथ ना हो। मेरी हिम्मत तो उस वक्त तक। मुझे एक वॉशरूम में भेजा गया। वहाँ पे ना वॉशरूम में बहुत जैसे ब्लड में रैप्ड कपड़े, ब्लड बह रहा है वॉशरूम में, बहुत डस्टबिन। मुझे अभी भी मुझे वैसा, मतलब अंदर से लग रहा वॉमिटिंग हो रहा था। मैंने फिर भी वहाँ वॉशरूम किया, क्योंकि भाग कहीं जा नहीं सकती थी मैं। कोई कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छे वॉशरूम यूज करें, ये वो। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति में पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति में पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत गंदा था सब, मतलब वॉशरूम तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ठीक है, ओके फाइन। मैंने फिर भी मजबूती दिखाई, क्योंकि वो मेरी नीड थी। मैंने उसको, चलो हो गया। मैं आई, मेरे टेस्ट हुए, मेरे बारे में पूछा गया प्रॉब्लम्स, तो मैंने बताया कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, और चोट वोट के बारे में पूछा। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सीधे हम जाते हैं मजिस्ट्रेट के घर पे। एक कॉलोनी थी, नहीं पता कौन सी थी। मेडिकल के बाद रात में करीब 2 बजे के। हाँ, 2 बज गए थे। 2 बज गए थे। एक अच्छी सी कॉलोनी थी लुधियाना में, अब नाम नहीं याद है। गाड़ी में बैठ के लेके गए हमको। मजिस्ट्रेट मैडम आई, रोड पे आ गई, रोड के बीच में, घर के भी अंदर नहीं, बीच सड़क पर मजिस्ट्रेट मैडम उतरी।
मुझे पुलिस वाले लेकर गए वहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि भावना आपका नाम है? मैंने बोला जी मैडम, मैं एक पत्रकार हूँ और बड़े चैनल में नौकरी करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ आई थी रिपोर्टिंग के लिए मैम, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है, प्लीज़ देखिए मैम। तो उन्होंने बोला क्या हुआ था? मैंने बोला मैडम मैं तो गाड़ी में थी भी नहीं, और गाड़ी में पता नहीं ऐसा कह रहा है टकरा गई रैश, मतलब कि, और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया, बल्कि मेरी तो उन महिलाओं से एक बात भी नहीं हुई, मैं तो उनको जानती नहीं, तो बात कहाँ से करूंगी और बात क्यों करूंगी मैं? मेरी तो उनसे, कहते हैं ना कि जब बात आप तब करते हो जब आपका खुद आमना सामना होता है। ना मैं गाड़ी चला रही हूँ, ना मैं गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी में तो तब बैठी जब आप लोग के बीच नोकझोंक हो चुकी है, या जो भी बात आप चिल्ला रहे हो, लेडीज वो शाउटिंग, तब मैंने कहा चलो ठीक है। मजिस्ट्रेट ने बोला ठीक है जाइए। उन्होंने बस बोला जाइए। मैं जैसे मूव कर रही थी, उन्होंने बोला यार तुमने किस आधार पर गिरफ्तारी कर ली है? अचानक से ना पुलिस वालों को बोला, हाँ, फटकार लगाने लगी। किस आधार पे गिरफ्तारी हुई है? ये गलत किया है तुम लोगों ने, तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या किया है? वो एक आवाज़ होती है ना, आप जब मूव करते हो, मैं थोड़ा स्लो हो गई, वो बोल रही है कि किस आधार पे गिरफ्तारी हुई है? तो पुलिस वालों ने कहा मैडम थोड़ा डाउट था, यूपी बिहार के हैं। ठीक है। मुझे तब तक लेके वापस आके गाड़ी में बैठा दिया गया। अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मजिस्ट्रेट ने क्या बोला, मुझे गाड़ी में बैठ के कुछ पुलिस वालों ने बोला कि कल सुबह आपको सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अभी कहाँ जा रहे हैं हम? किसी और थाने में लेके गए मुझको, किसी और थाने में। वहाँ पे मैडम ने अपने मतलब पुलिस रूम में ही बिठाया। वहाँ पे एक सोफ़ा था, मैं वहीं पूरी रात सोई, और उस रूम में आप इमेजिन करोगे मेरी सिक्योरिटी के लिए कितने लोग थे, कम से कम नहीं तो 10-12 पुलिस लेडीज़। मैं बस एक सोफे पे मतलब अपना लेटी। ओह माय गॉड। मैं नाविका जी, मैं चाहता हूं देश इन बातों को सुने, और आप देखिए कि सच दिखाने के बदले उस पर चैनल पर दबाव बनाने की वजह से एक महिला के साथ क्या क्या हुआ है, ताकि वो मेंटली टॉर्चर महसूस करे और वो दर्द चैनल में ट्रांसफर हो ताकि वो खबर रुक जाए। आप सोच रहे हैं, एक एक चीज सुनिए कि एक महिला को रात में थाने में रख रहे हैं आप, उससे कह रहे हैं वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। टेररिस्ट है क्या वो? कहां भाग जाती वो? और व्यवहार, मैं शॉक्ड हूं कि कोई इस तरह से लड़की के साथ कर सकता है, और किसी के शब्द नहीं है मेरे पास। किसी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं? एक आप स्टोरी रुकवाने के लिए, एक लड़की, एक कैमरामैन, एक ड्राइवर, जिस कैमरामैन का कोई रोल नहीं था उसको आपने ऐसे रखा। लड़की को इस दौर से उसको गुजरना पड़ा। बाथरूम जाए और दरवाजा ना बंद हो, CCTV वाले कमरे में नहीं बाहर रखा जाए, लगभग 6 घंटे उसको इस तरह से रखा जाए बिना बताए कि भाई किस लिए रखा जा रहा है। साइन करवाए हैं आप पेपर से। ये तो पढ़े लिखे एक सशक्त पत्रकार के साथ हो रहा है। आम आदमी का क्या? क्यों किस आम आदमी की बात कर रहे हैं हम? किस आम आदमी के लिए इस तरह का प्रशासन होता है? अगर एक पढ़ी लिखी लड़की एक चैनल के, बड़े चैनल के साथ, जो देश में नेशनल चैनल है, उसके साथ अगर ये हो सकता है, तो फिर इस देश में क्या ब्रेकडाउन है? नाविका जी, ये तो फिल्मों में लोगों ने देखा था कि नेता जो है वो इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पूरी मशीनरी का और दबाव और मैं पूछना चाहती हूं तुमसे कि तुम्हें कभी भी ये कहा गया कि चैनल स्टोरी चला रहा है, ये स्टोरी बंद होनी चाहिए? ये कहां से आदेश आ रहे हैं? कौन कह रहा है? बार बार वो कह रहे थे कि हमें ऊपर से आदेश है, हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी पुलिस वाला तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। स्टोरी के ऊपर शीश महल का नाम लेता आया था। मुझे बोला कि आप रुकवाइए उसको। मैंने बोला कि मैं कैसे रुकवाऊं, मैं छोटी एम्प्लॉय हूं, आप बात करिए ना अपने ऊपर वालों से, कि बात करें मेरे बॉस से। मैंने ऐसे बोला कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप मेरी बॉस से बात, आई वाज गेटिंग कि मैं निकलूं, भाई मेरी बॉस से बात करिए। डोंट गेट, आप बुरा मत मानिएगा नाविका जी, मतलब मैं उस वक्त अपने बारे में सोच रही थी। मैंने बोला आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रही थी, आपको निकलना था। मैंने बोला मुझे निकालो भाई, मैंने क्या, मैं छोटी सी एम्प्लॉय, मेरी सैलरी कितनी, आप मुझे निकालो। आप नाविका जी ने चलाया होगा, उनसे पूछो भाई, मुझसे ना पूछो ये सब।
अरे हम लोग बहुत छोटे से, मैं बार बार कह रही हूँ सर, मैं बहुत छोटी एम्प्लॉय थी, मैं बस रिपोर्ट करने आई थी। नहीं, ये ऊपर वाला कौन है ना नाविका जी, ये देश समझ रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये बातें सुनकर देश को घिन आएगी उस ऊपर वाले से। आगे बताइए, आपके साथ उस रात फिर वहां उसके बाद वहां से कहां ले गए? हम पुलिस स्टेशन आए, मैं रात में 4 बजे, मैंने वहां पे घड़ी लगी थी तो मैंने देखा कि सुबह के 4 बज गए हैं। वो 2 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हुए और आते हुए, तो जो मैडम थी वहां पे, मतलब सीनियर पोस्ट पे थी, मैं किसी का नाम या पद नहीं लूंगी, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा, एक कहते ना कि दिल रखा। मैं उनको अगर वो मुझे सुन भी रहे, मैं उनके हाथ जोड़ती हूँ। ये कहते ना, महिला का दर्द शायद उनको दिख रहा होगा कि ये तो जेन्युइन है, इसके साथ तो गलत। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए ऊपर व्यवस्था किए हैं, आप सोफे पे सो जाइए, एटलीस्ट आपको एक एसी और वो तो मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सोती हूँ। मेरे आसपास 10-15 लोग थे उस रात, और वो पूरी रात बात कर रहे थे और मेरा सर फट रहा था दर्द से, क्योंकि मैंने तो 6 बजे से पूरा रात मेरा सर ऐसा फट रहा था, मैं बता नहीं सकती। मेरे सारे ज्वेलरी, मेरे जो छोटे मोटे चीज़ थे वो सब निकाल लिए गए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। आई वाज हैविंग नथिंग। अब भी तुमको वापस नहीं किया? मेरी बैग और माय फोन इज़ विद देम। सो फिर मैं सोई, मैं उठ गई, मेरी नींद खुल गई 6-7 बजे। उठी तो लोग शिफ्ट वाले थे, पुलिसकर्मी, तो शिफ्ट चेंज होने लगी, नए आने लगे कांस्टेबल्स, तो लेडी कांस्टेबल्स ही, ठीक है। फिर अचानक से ना 10 बजे या 9 बजे के करीब मुझसे बोला गया, आप फ्रेश हो जाओ, लेकिन वॉशरूम बंद नहीं करना, फ्रेश हो जाओ, आप फ्रेश हो जाओ, और अगर इफ यू वांट टू टेक बाथ तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वॉशरूम बंद मत करना, नहा लो, लेकिन दरवाजा मत बंद करना। और वो ऐसा कितनी बार हुआ तुम्हारे साथ? तो वो होता ही रहा ना, फिर तो जितने बार गई। एक्चुअली मुझे मतलब थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा ना, दरवाजा खुला है तो शीशा भी लगा था, तो मुझे लगा था कहीं और ऐसे कोई देख रहा था, तो मुझे बड़ा एक लेडीज थी सिर्फ? हाँ, लेडीज थी, लेकिन एक डर भी था कहीं कोई सीसीटीवी को रिकॉर्ड तो नहीं कर लेगा। तो मन में ऐसे बहुत ख्याल आया। किस तरह का पुलिस की व्यवस्था होती है जहां एक लड़की को बाथरूम खोल के फ्रेश होने के लिए कहा जाता है, वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं होने दिया जाता, वो लड़की ये भी नहीं जानती कि कोई सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है। एक लड़की के साथ इस तरह क्या ये जो पुलिस में है, ये जो ऊपर वाले हैं, इनका परिवार, इनकी बेटियां नहीं है क्या? ये किस तरह का व्यवहार है? इज दिस ह्यूमन राइट्स? ये किसी लड़की के साथ पेश आने का ये तरीका है? मैं सवाल कर रही हूं कि पुलिस थाने में दारू की बोतलें पड़ी हैं, पुलिस थाने में जूठे खाने फेंके हुए हैं, वहां आप रखेंगे क्योंकि आप डराना चाहते हैं। किस लिए डराना चाहते हैं? सिर्फ एक स्टोरी के लिए? सुशांत, इतनी जद्दोजहद, इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी शर्मिंदगी एक स्टोरी रोकने के लिए, एक लड़की के ऊपर दबाव क्योंकि चैनल चला रहा है। नौकरी तो किसी ने की होगी, नौकरी तो ये सब कर रहे थे, इन्हें नहीं पता कि डिसीजन मेकिंग कहां होती है। और नाविका जी, ये तो भावना के साथ हुआ, अभी मृत्युंजय और परमिंदर सोचिए उन्होंने क्या सहा होगा। उनको तो लड़के हैं, उनको तो और कुछ नहीं समझा होगा। और वो 2 लोग जिनके लिए आज कोर्ट ने भी कह दिया, पंजाब सरकार को कोर्ट में मानना पड़ा कि इनको जेल भेजना जो है वो गैर जरूरी था, उनको जेल भेज के, क्योंकि उनके बेलेबल सेक्शंस लगे हुए थे और कैमरामैन पे कोई सेक्शन ही नहीं था और ड्राइवर पर बेलेबल सेक्शन, और आपने उनके 4 दिन जेल में, और मुझे पता नहीं कि अब तक भी उन्हें जेल से बेल मिलने के बाद भी रिहा किया गया या नहीं। 5वां दिन नीडलेस, गैर जरूरी 5वीं रात माफ नहीं करेगा, क्योंकि एक अदालत, जी खबर आ रही है कि आज उनको जेल से नहीं छोड़ा। हाँ, तो एक अदालत यहां है, एक अदालत वहां है जहां सबको जाना है, वहां सबकी पेशी होती है और वहां कोई एडवोकेट जनरल नहीं आता बचाने। एक करीब की हाई जब लगती है ना मैम, तो वो बहुत बुरा होता है। मेरे ड्राइवर बहुत रो रहे थे, तड़प रहे थे अपने औलाद की तड़प। आपके भी तो बच्चे होंगे, भले मैं शादीशुदा नहीं हूँ सुशांत जी, आपके बच्चे होंगे ना? बिल्कुल। अगर आपका बच्चा भगवान न करे अस्पताल में और आप पहुंच ना पाए तो वो दर्द आप इमेजिन करिए ना, वो दर्द कैसा होगा।
कि अपने औलाद से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। आज मैं जनता की अदालत में ये सवाल लेकर जाना चाहती हूँ। टाइम्स नाउ नव भारत की कहानी नहीं है, ये हम में से किसी की भी हो सकती थी। हमारी गलती क्या है कि हमने सच दिखाया। हमारी गलती क्या है कि हमने सच दिखाया, और भावना उस चैनल के लिए काम करती है जिसने सच दिखाया और उसको सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। सवाल पूछने गई थी वो, कुछ और नहीं। बैरिकेड से दूर खड़ी थी, माइक उसका पहुंचता भी नहीं सर जी के पास। इसके लिए ये सजा कि 3 रातें वो गुजारे, 5 रातें कैमरामैन और ड्राइवर गुजारे। क्यों? क्योंकि सच का साथ दे रहे थे। और नाविका जी, आज जनता से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपकी अदालत में इसकी क्या सजा है? आज देश की हर मां, हर बहन, हर बेटी, ये जो लड़की यहां बैठकर रो रही है भावना, आप इमेजिन कीजिए कि आपके अपने घर में किसी लड़की के साथ ये होता। वो क्या कर रही है? अपना काम ही ना कर रही है, और कोई एक तरफा स्टोरी नहीं चला रहे। आपके पास वो सवाल पूछने, आपका रिएक्शन ही लेने गई है, और उसकी ये सजा मिल रही है। भावना, उसके बाद क्या हुआ बताइए देश को। सर, सुबह 9 बजे मैं तैयार वैयार हुई, वॉशरूम यूज करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई। मेरे पास एक सेट कपड़े थे तो आई चेंज्ड, और जो मैडम थी, जो मैं जिनकी तारीफ कर रही हूँ, शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझसे कहा कि नाविका का फोन आ रहा है, और दिल्ली कह रही हूँ, दिल्ली क्यों कह ही रही हूँ, वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, रेखा शर्मा जी वांट्स टू टॉक टू यू। ये सुनने के बाद ना एक रिलीफ होता है कि देयर इज समवन जो आपकी you're crying and there is someone to listen at least। मैंने कहा हाँ मैम प्लीज बात करें। रेखा शर्मा जी was हेलो भावना। मैंने एक शब्द बोला, मैम मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैम आई एम इन ट्रबल, प्लीज मुझे निकालिए। बोली कि मैं सब देख रही हूँ, डोंट वरी, मैं सब करूँगी, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुमको आज ही रिहा कराऊंगी, आज ही तुम शाम को घर आओगी, डोंट वरी भावना। मैंने बोला मैम मैंने कुछ नहीं गलत किया, ये लोग कुछ जांच नहीं कर रहे, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं चेक कर रहे, ये मुझे जबरन उठा के लेकर आए हैं, और मुझे बात करने दिया जा रहा था। दैट अफसर लेडी, वो मुझे बोल रही थी तुम बात करो। मुझे तो अब उन महिला अधिकारी की चिंता हो रही है कि अब उनपे क्या उनका क्या हश्र उनका होगा? क्या होने वाला है, जिन्होंने आपकी इतनी मदद कर दी। मैं भी जानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरी भावना से भी बात कराई। उसके बाद फ्लैट लेडी, मैं शायद मतलब सर मैं बता नहीं सकती, उस लेडी ने मुझे फाइनली मेरी बात हुई उस सुबह। आप सोचो कि कितना, उसके बाद से आई गॉट स्ट्रॉन्ग। मैडम को बोला मैंने एक शब्द कि मैम खबर गिराना मत, मैं जिंदा रहूं ना रहूं इसका मुझे अब टेंशन नहीं है, बस जो 2 लोग हैं जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, उनको प्लीज करना, लेकिन खबर नहीं गिरेगी। आई एम स्ट्रांग। मुझे पता था अगर मैं कमजोर दिख गई तो शायद सब टूट जाएंगे, उनको लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूं या डेंजर में। भले मेरी तकलीफ अलग थी, मेंटली एक स्टार्ट हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि मैम आई एम स्ट्रांग, आई विल बी स्ट्रांग। और मैं कहते हैं ना कि ये सलाम है। एक्चुअली सुशांत, उस दिन मैंने आप सबको भी बताया था कि इस लड़की की बात सुनकर मुझे इतनी हिम्मत मिली कि अगर शायद मैं इसकी जगह होती, क्या मैं इतनी स्ट्रांग हो पाती? शायद नहीं। भावना, आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहते हैं, और जब कहा जाता है कि एक महिला आगे कब बढ़ती है, जब दूसरी महिला उसको सपोर्ट करती है। मैं रेखा शर्मा जी और खुद अपनी मैडम नाविका जी का इसलिए सिर्फ कि उन्होंने एक फोन पे बात की ना मैंने, और वो लेडी, सर 3 लेडीज थी मेरे पीछे। दैट अफसर लेडी, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि नाविका जी, रेखा शर्मा जी, 3। आप सोचिए ना, ये ईश्वर ही तो कर सकता है। नहीं, आपकी गलतफहमी है, 3 नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाएं उस दौरान, और दुआएं तो सबकी थी। और इसमें मैं इतना जरूर कहूंगी कि करोड़ों महिलाएं नहीं, इस देश के बहुत से पिता, बहुत से भाई, सही बात, बहुत से लोग थे। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे सबसे बात करा दी गई। एक अफसर थे, वो बहुत अच्छे थे, उनकी तो कहानी क्या बोलूं। उन्होंने तो मुझे पैसे भी दिए जेल जाने से पहले कि बेटा अंदर तो आप कुछ लेके जा नहीं सकते, तो ये पैसे रख लो, शायद तुम पता नहीं कुछ खा पाओ ना, कुछ मिले तो बिस्किट ब्रेड कुछ ले लेना अंदर से। ठीक है सर।
वो तो जेल जाने से पहले घटना थी। वो दोनों लोग थे रूम में, बस हम तीनों थे और मैडम और सर थे। उन्होंने हमसे बात कराई, आपसे बात कराई, मुझे अपने घर पे बात कराई, रेखा शर्मा जी से बात कराई। तब तक मेरे एक मित्र आ चुके थे दिल्ली से मुझसे मिलने के लिए, वो बाहर वेट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मैम उनसे तो मिलवा दीजिए, काफ़ी परेशान होंगे। एक बार मिलवाई तो मैंने बोला सबसे मिलवाएंगे। उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी पिलाई, काफ़ी कहते हैं ना एक अच्छी कॉफ़ी, तो थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद मेरे को मजबूती मिली। तब तक मुझे ये सब नहीं पता था कि मैं और फिर जेल और जेल में मैम बाकी हम कोर्ट गए। जब कोर्ट पहुंचे तो मैंने देखा कि 500 पुलिसकर्मी, ये मतलब मतलब आप सोचो ना कि हम लोग, मैं रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टर। अतीक अहमद तो नहीं थी तुम? मैं बदल के अतीक अहमद के पास तो सिक्योरिटी मैंने बोला इतनी सिक्योरिटी, माय गॉड। पूरा उस वक्त कोर्ट रूम वहां का सिर्फ पुलिस 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 पुलिस। हमको लगता है उस वक्त जितने अधिकारी होंगे ना सब, मैम सब उस दिन आ गए थे। हम तीनों गए, पेशी हुई, मैंने अपनी बात रखी जज के सामने। मैंने उनसे कहा कि सर मेरे को डेथ थ्रेट हो सकता है, अगर आप मुझे जेल भेज रहे हो तो प्लीज़ मुझे कहीं ठीक जगह आप करवा दीजिए सर, नहीं तो मैं कुछ हो गया चाहे मुझे, मतलब मैंने बोला भी कि मान लीजिए ये सब जेल वेल की चीज़ें हम सुनते हैं महिलाओं के साथ बहुत गलत भी हो जाता है। तो मैंने बोला सर प्लीज़ आप देखिएगा इस विषय पे, और हमने कुछ नहीं किया, आप प्लीज़ जाँच करवाइए। बाकी FIR कॉपी नहीं थी सर, उस पर लेके जज ने उनको बोला कि FIR कॉपी तो है ही नहीं, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। इस पर काफ़ी देर बहस भी हुई। फिर हम काफ़ी देर तक ब्रेक लेते रहे 1-2 घंटा चलता रहा ये सब मैटर। उसके बाद उन्होंने 14 दिन की कस्टडी दे दी। हम 1 घंटा तक वहाँ मौजूद थे कोर्ट के अंदर। हम किसी रूम में बैठे थे, बातचीत हुई, मेरे मित्र भी आए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई। तो मैं उस टाइम मैंने फ़ोन बोला, मैंने ट्विटर खोल दो ना प्लीज़ 2 मिनट के लिए, आपसे बात हुई, मैंने वो ट्विटर खोल दो ना प्लीज़। मैं ट्विटर पर देखा कि ये पूरा देश मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये क्या है, भावना। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो एवरीवन वाज लाइक अरे तुम तो पॉपुलर हो गई, तुमको तो फेमस हो गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो मैंने उनके सामने से हाथ जोड़ के बोला सर ऐसा फेमस नहीं होना है, ऐसा ये तो मैं सोचा ही, मैं तो अपनी बहुत सादी जिंदगी चाहती हूँ, मैं तो बस कम कमाना चाहती थी, खुश और घूमना चाहती थी और अपने परिवार के साथ रही, बस इतना ही था। ऐसा फेमस होके क्या होगा सर। भावना बहुत मुश्किल घड़ी थी, मैं मानती हूँ, बहुत हमने भी सोचा, दुविधा में थे, लेकिन जब तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया सही नहीं किया, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमें लड़ने की शक्ति शायद और दे दी। अगर यही समझ आता है तो यही सही। अगर आप एक लड़की को महफूज नहीं रख सकते, एक लड़की पर इस तरह का झूठा चार्ज लगा सकते हैं, 2 पत्रकारों पर ये जुल्म ढा सकते हैं, उन्हें 5 दिन हिरासत में रख सकते हैं जब उन्होंने कोई गलती ही ना की हो, और एक ड्राइवर मजलूम क्योंकि वो गरीब है, एक चैनल के लिए काम कर रहा है। अगर यही आपका हौसला है तो फिर आज आपने हमारी हौसला अफजाई की है। You have encouraged us because this gives us all the willpower to take this challenge head on. Sheesh Mahal, if this is the punishment for Sheesh Mahal, we are ready for more. We are ready for more because now we know how low this can go. नहीं नाविका जी, और आज भावना ने जो सच बताया वो सुनने के बाद इस देश को भी तय करना है कि क्या इस देश में सिस्टम का दुरुपयोग करके पत्रकारों को डराने, पत्रकारों को रोकने का प्रयास करने वालों से सवाल पूछा जाएगा या नहीं। क्या यह सवाल पूछने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पत्रकारों की है, किसी नाविका कुमार, किसी सुशांत सिन्हा, किसी भावना की है? क्या यह दिल्ली के लोगों, क्या यह इस देश के लोगों का फर्ज नहीं है कि वो खड़े हों, वो सवाल पूछें कि क्या आम लोगों के प्रतिनिधि के पास इतनी ताकत आ गई, उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि आज वो देश में ये सब करके आराम से चुपचाप रह जाएंगे? उनको लगता है वो उनकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। आपने शीश महल पर जवाब नहीं दिया, समझ में आता, लेकिन आज भावना ने जो एक एक बात बताई है, क्या उस पर जवाब बनता है या नहीं बनता है? और आप जवाब दें ना दें,
आज हम आपसे आंखें मिलाकर कह रहे हैं कि आप हमारा हौसला नहीं तोड़ पाए। इस चैनल में तमाम लड़कियां जो हैं वो सब भावना है, आज मैं भी भावना हूं, और हम सब इस ऑपरेशन शीश महल की बात करिए या दूसरे मुद्दों की बात कीजिए, वो उठाते रहेंगे। और भावना, ये कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं आपको खड़े होकर सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने ये हिम्मत न दिखाई होती तो आज हम इस जगह पर नहीं होते। नाविका जी, मुझे लगता है हमें सैल्यूट करना चाहिए भावना की हिम्मत को। सैल्यूट। देश नमन कर रहा है आपको। तुमने मुझे दी है भावना कि मैं आज तुम्हारी स्टूडेंट हूं। मैं तुमसे सीखूंगी कि हिम्मत से आंख ऊंची कैसे रखनी है, सिर ऊंचा कैसे रखना है। और आज आई प्रॉमिस यू डियर व्यूअर्स, दर्शकों, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं, ना भावना की कहानी खत्म हुई है, ना ऑपरेशन शीश महल। हम लेकर आएंगे एक और पार्ट भावना की कहानी का और एक और पार्ट शीश महल का। हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे भी हटेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। ट्रूथ is our mission and it will always remain so. Thank you very much.